क्या आप इनको जानते हैं? ये है नील बोहर। इन्होंने एटम के हवाले से अपना मॉडल पेश किया और इनके मॉडल को बोहर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। लेकिन नील बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है 1803 से, जब जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया। 1803 में डाल्टन ने अपने मॉडल को डेवलप किया और 1808 में अपने मॉडल को प्रेजेंट किया। जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम जो है मैटर का बेसिक यूनिट है, यानी जितना भी मैटर है, जितना भी मादा है इस कायनात के अंदर, वो एटम से मिलकर बना हुआ है। डाल्टन ने अपने मॉडल में ये बात भी कही कि एटम जो है तो वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। A depiction of the indivisible building blocks of matter. इसको मजीद जो है तो वो तकसीम नहीं किया जा सकता। ये मैटर का सबसे छोटा जर्रा है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है और इन एक्सपेरिमेंट्स के आखिर में 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि एटम जो है तो वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है बल्कि डिविजिबल पार्टिकल है, यानी इसको तकसीम किया जा सकता है। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड के शीट को उठाते हैं और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर ये तो बता दिया कि एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं, लेकिन ये रिवॉल्व कैसे होते हैं ये मैकेनिज्म उन्होंने नहीं बताया। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं तो फिर उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो उसको एटम के न्यूक्लियस के ऊपर गिरना चाहिए। एज अ रिजल्ट एटम का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन हकीकत में एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होता। अगर गैर मुस्तहकम होता तो फिर तो कायनात की हर चीज़ फना हो जाती, यानी ना ये सूरज होता, ना सियारे, ना हवा, ना पानी, क्योंकि एटम मुस्तहकम ही ना होता। लेकिन हकीकत में तो ये चीज़ें मुस्तहकम है। तो फिर साइंसदान हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चुनांचे 1913 में नील बोहर जो डेनमार्क से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया। नील बोहर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के शागिर्दों में से थे। उन्होंने अपने उस्ताद के यानी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और उनके एक्सपेरिमेंट्स का बगौर जायज़ा लिया और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि असल मसला इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में नहीं है, असल मसला तो हमारी सोच में है। हम ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है तो वो हर जगह मौजूद होने चाहिए और वो एटम के गिर्द जो है वो घूमने चाहिए। नील बोहर के एटॉमिक मॉडल ने केमिस्ट्री की दुनिया में और फिज़िक्स की दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया। उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने मखसूस एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। आप इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि जिस तरह एक ट्रेन होती है तो वो अपने रेलवे ट्रैक के ऊपर ही सफ़र कर सकती है, वो खेतों में या रोड के ऊपर सफ़र नहीं कर सकती। इसी तरह एटम के या पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अपने मखसूस एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। नील बोहर ने उन लेवल्स को नाम दिए, KLMN, ये नाम जो है तो वो उनको दिए। उन एनर्जी लेवल्स को शेल्बी कहा जाता है। जिस तरह एक शॉपिंग प्लाजा है और फॉर एग्जांपल वो 4 मंजिला इमारत है, तो या तो आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हो सकते हैं या फिर सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 फ्लोर के दरमियान आप मुअल्लिक हो जाए। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने मखसूस एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जब वो अपने मखसूस एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं तो वो ना एनर्जी को रेडिएट करते हैं ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि वो उसी एनर्जी लेवल के अंदर ही जो है वो रोटेशन करते हैं। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होने के बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। क्योंकि ये नेचर का एक सिस्टम है कि हर चीज़ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, इसलिए वो हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा टाइम तक जो है तो वो वक्त नहीं गुजार सकता, इसलिए वो वापस अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल के ऊपर आ जाता है। और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और ये एनर्जी फोटॉन की सूरत में यानी एनर्जी के छोटे पैकेट की सूरत में जो है वो रेडिएट करते हैं। अब चूंकि वो शेल
या वो एनर्जी लेवल जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो उनकी एनर्जी हाई होती जाती है। और इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है उसको एक फार्मूले के ज़रिए से मालूम किया जाता है, और वो फार्मूला क्या है, 2n²। तो अगर पहला शेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरा शेल है तो उसमें मैक्सिमम जो है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n² फार्मूले के मुताबिक। इसी तरह अगर तीसरा शेल है m तो उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और चौथे शेल में मैक्सिमम जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, so on and so forth। सो बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम ऑक्यूपेशन का फॉर्मूला है वो 2n² है। इसी मॉडल ने ये बात भी वाज़ेह की कि हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कैसे बनता है, और इस लाइन स्पेक्ट्रम की वजाहत जो है तो वो नील बोहर के एटॉमिक मॉडल ने की। बोहर के एटॉमिक मॉडल में बहुत सी खूबियाँ होने के साथ साथ कुछ खामियां भी थी जिसकी हम वजाहत कर चुके हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर खामियां है तो फिर हमें ये स्कूलों में और कॉलेजों में क्यों पढ़ाया जाता है। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि साइंस के अंदर हर थ्योरी अगली थ्योरी की बुनियाद रखता है। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझे बगैर हम क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं समझ सकते, और अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स को समझना है तो बोहर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उसको समझना और पढ़ना ज़रूरी है। हमने ये देखा कि हर थ्योरी अपने साथ कुछ सवालात छोड़ जाती है, उन सवालात को हल करने के लिए एक नई थ्योरी आती है, यानी वो पिछले सवालातों के जवाबात देती है, और फिर इस थ्योरी के ऊपर जब फर्दर रिसर्च होती है तो ये मज़ीद कुछ सवालात छोड़ देती है और आने वाली अगली थ्योरी जो है वो उसके जवाबात देती है। यही वो सफ़र है, यही वो इवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म है कि जिसके तहत साइंस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।